क्या हाल चाल है भाई प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। सभी ठीक ठाक हैं, कुशल मंगल हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने सेशन को। और सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। लेकिन सबसे पहले मैं आपका एक काम कर दूं, और तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जो आपका ये बैच है, इस बैच में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? कक्षा 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास में ये जो ज्योग्राफी है, ये कक्षा 6 की ज्योग्राफी है, और इसी पर आधारित जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो आपको कराया जा रहा है। क्योंकि आपका जो पेपर है उसमें जो कॉमन पेपर में आती है, जो कॉमन में जी के जीएस है अलग से, उसमें जो ज्योग्राफी का सेगमेंट है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ज्योग्राफी में अगर हम बात करेंगे, कक्षा 6 की ज्योग्राफी में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें आपका जो पहला चैप्टर था, उस पहले चैप्टर का नाम था सौर मंडल में पृथ्वी। क्या नाम था? पहले चैप्टर का नाम था सौर मंडल में पृथ्वी, अर्थ इन सोलर सिस्टम। दूसरा जो चैप्टर था उसका नाम था ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर वो हमारा दूसरा चैप्टर था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। और इसके बाद इसमें जो तीसरा चैप्टर है वो है पृथ्वी की गतियां, यानी मोशन ऑफ द अर्थ। क्या नाम है? पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। क्या भैया? पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गतियां यानी इंग्लिश में इसको हम कहेंगे मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। अक्षांश एवं देशांतर को हम क्या कहेंगे भैया? इसको हम कहेंगे भैया लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, तो बहुत आराम से और बहुत ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो पिछली क्लास में मैंने आपको ग्लोब के बारे में पढ़ा दिया था, मैंने आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा दिया था, लेकिन हमने आपको देशांतर रेखाओं के बारे में नहीं पढ़ाया था। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले तो देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे, और फिर हमारा जो तीसरा टॉपिक है आज का, पृथ्वी की गतियां, उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। बात क्लियर है? चलिए, तो बीते एक दो क्लासेस में शुरुआत में कुछ कुछ थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब आपको पता है कि हम लोग पूरी ऊर्जा के साथ में अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो एक बार तो मैं आपको पहले रिवीजन करा दूं, आपकी पिछली वाली यूनिट का, अक्षांश रेखाओं वाली यूनिट का थोड़ा रिवीजन करा दूं। हम आपको पढ़ा रहे थे अक्षांश रेखाएं। क्या पढ़ा रहे थे हम आपको? अक्षांश रेखाएं, इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस। अक्षांश रेखाओं में हमने आपको कहा था कि जो पृथ्वी पर ऐसे लेटी हुई प्रतीत होती हैं रेखाएं, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। हमने आपको यहाँ पर बताया था ऐसे करके। अब ये पृथ्वी पर लेटी हुई प्रतीत होने वाली रेखाएं हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं। तो महत्वपूर्ण बात इसमें ये है, हमने आपको बताया था कि these are horizontal lines। तो these are horizontal lines, यानी ये पृथ्वी पर लेटी हुई रेखाएं, हमने आपको बताया था। दूसरा हमने बताया था कि द नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस, द नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस इज 180। कितना बताया था? 180 बताया था। एंड दूसरा मैंने आपको बताया था कि इनका काम क्या है? तो इनका काम मैंने आपको बताया था डिटरमाइन दी टाइम, समय का बताना, एंड लोकेशन, माफ करिएगा, डिटरमाइन दी लोकेशन यानी स्थिति का बताना, किसी भी जगह की स्थिति का बताना, वो क्या हो जाएगा? अक्षांश रेखाओं का काम हो जाएगा। मैंने बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइंस ऑलवेज कांस्टेंट, यानी एक समान होती है। एंड व्हाट इज डिस्टेंस? तो 1 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइन, दो अक्षांश रेखाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, अच्छा, हमने बताया था कि बिगेस्ट लैटिट्यूड लाइन इज, तो बिगेस्ट लैटिट्यूड लाइन इज,
तो बिगेस्ट लैटिट्यूड लाइन इज इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बताया था। सम अदर्स लैटिट्यूड लाइन इज 23 डिग्री हाफ नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 डिग्री हाफ इन साउथ इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये मैंने आपको बता दिया था, कर्क रेखा मकर रेखा, ठीक है। ये हमने आपको पूरा पिछली क्लास में बता दिया था। अब हम जो आपसे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे आज देशांतर रेखाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम? तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें, वही एक तरीका अपना, जैसे कि हमने मान लिया कि ये हमारी एक पृथ्वी है, यह क्या भी हमारी पृथ्वी है। अब यह हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इंग्लिश में कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइंस यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा। सबसे पहली बात, देशांतर रेखाओं के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ क्या बात करेंगे भैया? सबसे पहले कि दीज आर वर्टिकल्स, या इसको कहेंगे जो ऐसे समझेंगे कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि यह रेखाएं क्या है भैया? खड़ी हुई प्रतीत होती हैं ऐसे करके। यह रेखाएं कैसे प्रतीत होती हैं भैया? तो ऐसे करके ये रेखाएं खड़ी प्रतीत होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दीज आर वर्टिकल लाइंस, ये खड़ी प्रतीत होती हैं। दूसरी बात, इसके बारे में बात करेंगे, इन रेखाओं के बीच की दूरी क्या है और क्या क्या है। तो इसकी पूरी पीपीटी मैंने आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में बना के रखी है, उसको मैं आपके लिए लगा दे रहा हूं ताकि आप उसको पूरा का पूरा यहाँ पर समझ पाएंगे, ठीक है। चलो, तो अक्षांश एवं देशांतर के बारे में, ठीक है भैया। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है आपके लिए। लास्ट क्लास में देश अक्षांश पढ़ा दिया था, अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में, कि उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देशांतर रेखाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या डिस्कस करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में? तो सबसे पहले तो आप जानते हैं यहाँ पर इनके बारे में अगर हमें कुछ भी डिस्कस करना है तो पहला पॉइंट क्या है कि ये ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज खड़ी हुई रेखाएं होती हैं, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, दीज आर वर्टिकल लाइंस। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, इट जॉइंट्स द नॉर्थ पोल विद द साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव को किससे मिलाती हैं? दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। जैसे हमने कहा कि ये पृथ्वी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? साउथ पोल हो जाएगा। बीच में से एक रेखा जाती है जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। तो ऊपर से ऐसे उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाएंगी, ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे आएंगी, ऊपर से नीचे आएंगी, ऐसे करके ये रेखाएं चलती हैं। ऐसे करके ये रेखाएं चलती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 होती है, याद रखिएगा। द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस इज 360। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या होगी 360, यानी बीच में से एक रेखा प्रमुख है, इधर 180 डिग्री ईस्ट में और इधर 180 डिग्री वेस्ट में काउंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी भैया? ये क्या हो जाएंगी? इतनी रेखा हो जाएंगी, 18 दूनी 36, टोटल कितनी हो जाएंगी? 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। मुख्य देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा है, जो मुख्य देशांतर रेखा कौन सी है? जो 0 डिग्री इसके बीच में से जा रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं भैया ग्रीनविच टाइमलाइन, ग्रीनविच टाइमलाइन रेखा, GMT, है ना। तो ग्रीनविच मीन टाइमलाइन, MEAN, मीन टाइमलाइन। तो GMT लाइन हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हिंदी में ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, या फिर इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको ही हम कहते हैं भैया मुख्य देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? मुख्य देशांतर रेखा कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुख्य देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा। तो आप समझ गए कि ग्रीनविच रेखा क्या होती है? कि देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है,
जिनमें से सबसे बीच की जो रेखा होती है उसको मुख्य देशांतर रेखा या उसको ग्रीनविच मीन टाइम लाइन या ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जिसकी स्थिति 0 डिग्री होती है। दूसरी बात, देशांतर रेखाओं का काम क्या होता है भैया, तो देशांतर रेखाओं के काम के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, देशांतर रेखाएं कैसे खींची जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची जाती है, नहीं, देशांतर रेखाएं सदैव उत्तर ध्रुव से कहाँ खींची जाती हैं, दक्षिण ध्रुव से खींची जाती हैं। बात क्लियर है। चलो, आप लोग बहुत बात करते हो, पढ़ते हो नहीं, तो मैंने अब आपकी कमेंट ही ऑफ कर दिया। अब आप कमेंट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आप लोग पढ़ने के अलावा बाकी सारा काम करते हो। अब जिसको पढ़ना है वो चुपचाप से पढ़ेंगे क्लास में, जिनको नहीं पढ़ना है वो क्लास छोड़ के चले जाएंगे। तो 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, इज दैट क्लियर। अच्छा, तो हमने ये बात बता दिया कि देशांतर रेखा सदैव उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ेंगी। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये बात तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं और आप समझ भी होंगे, क्योंकि यह लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन इटसेल्फ इज कॉल्ड द ग्रीनविच टाइमलाइन बिकॉज इट पासेस थ्रू अ प्लेस कॉल्ड ग्रीनविच इन लंदन। यह रेखा जो है लंदन से गुजरती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है ये वाली 0 डिग्री रेखा, इसीलिए इसको हम जीएमटी लाइन कहते हैं। क्लियर है। श्वेता सिंह कहनी व्हाट इज जीएमटी। जीएमटी जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिखी है ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, यानी जो मुख्य देशांतर रेखा है ये वाली 0 डिग्री, उसी को हम जीएमटी लाइन कहते हैं। क्यों इसका नाम ग्रीनविच पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक शहर देश है लंदन, लंदन के बीचों बीच से गुजरती है, तो लंदन में एक स्थान प्रमुख है जिस स्थान का नाम है ग्रीनविच, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया भैया, ग्रीनविच इसका नाम पड़ गया है। क्लियर है। ये पॉइंट आपने यदि नोट नहीं किए तो फटाफट से इन पॉइंट को, देशांतर रेखाओं में इन पॉइंट को नोट कर लो, फिर हम आगे बात करेंगे। पॉइंट को नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, आई होप आपने अब तक नोट कर लिया होगा। अब हम चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इसको समझ लिया। अब दूसरी बात हमको समझनी यहाँ पर कि देशांतर रेखाओं का कार्य क्या होता है। तो देशांतर रेखाओं का कार्य समय का निर्धारण करना होता है। द फंक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन इज टू डिटरमाइन द टाइम। जो समय का निर्धारण करना होता है, क्या होता है भैया, समय का निर्धारण करना होता है। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी स्थान की जो स्थिति होती है उसका निर्धारण कैसे करते हैं, तो किसी भी स्थान की जो स्थिति होती है उसका निर्धारण हम करते हैं भैया अक्षांश रेखाओं के द्वारा। लेकिन किसी भी मतलब जो समय होता है, टाइम का जो निर्धारण करते हैं वो हम करते हैं देशांतर रेखाओं के द्वारा करते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ जाने पर समय बढ़ता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब हम ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ता है, तथा पश्चिम की तरफ जाने पर समय घटता है, तथा पश्चिम की तरफ जाने पर समय घटता है। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। कैसे समय घटता है और बढ़ता है, जैसे अगर हम मान कर चलेंगे
यह ग्रीनविच 0 डिग्री रेखा है। इससे अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर पूर्व की तरफ आएगा, इससे अगर कोई व्यक्ति पूर्व की तरफ आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखिएगा, समय में वृद्धि होगी। क्या होगी भैया, समय में वृद्धि होगी। क्या होगी, समय में वृद्धि होगी, टाइम इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होगा, याद रख लीजिएगा। यहाँ से अगर इसके पश्चिम में अगर हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इसके अगर हम पश्चिम में जाएंगे, इसके अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो क्या होगा, समय में कमी आएगी, समय में कमी आएगी। क्या आएगी, समय में कमी आएगी। जैसे जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अगर माने कैसे समय में वृद्धि और समय में कमी कैसे होती है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे थोड़ा समझना, यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट समझा रहा हूँ, पहले समझना कि जो देशांतर रेखा होती है, देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन कितनी होती हैं, 360 होती हैं। कितनी होती हैं, 360 होती हैं। अब 360 होती हैं और पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है, तो 24 घंटे का समय लेती है पृथ्वी, और 360 डिग्री घूमने में। इसका मतलब 1 घंटे घूमने में, 1 घंटे घूमने में पृथ्वी कितना समय लेगी, 360/24, और 1 घंटे में 60/1 बराबर 360/24 मिनट में बदल लिया। तो 0 से 0 हट गया, 6 से 6 बार हट गया, 6 से 4 बार हट गया, 6 से 6 हट गया। इसका मतलब 4 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 1 डिग्री बराबर कितना समय निकल के आ गया, 4 मिनट का समय निकल के आ गया। यानी पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, तो 4 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, तो 4 मिनट का समय लेती है। इस बात को याद रख लीजिएगा, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, 4 मिनट का समय लेगी। अब यहाँ पर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, पूर्व में जाएंगे तो समय बढ़ेगा, पश्चिम में जाएंगे तो समय घटेगा। इसको भी मैं आपको समझाता हूँ, इसको भी अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे यहाँ पर समझाऊंगा। इसके लिए कुछ और कलर, हाँ नहीं ये तो ग्रीन में डार्क ही चलेगा। चलो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लें कि यहाँ पर ये देशांतर रेखाएं तो है, मान लें यहाँ पर ये कोई एक देशांतर रेखा है जिसका नाम है 75 डिग्री वेस्ट। क्या नाम है, 75 डिग्री वेस्ट, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यहाँ पर कोई है ना, यहाँ पर कोई ए नाम का एक देश है, ए नाम का एक देश देते हैं। यहाँ पर हमारा जो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई अपने हिसाब से मैं कह लूँ 60 डिग्री ईस्ट पे पूर्व में कोई एक देश है जिसका नाम है बी। क्या नाम है, बी, समझना ध्यान से। अब अगर 75 डिग्री वेस्ट की अगर बात करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर सुबह के 10 बजे, यहाँ पर सुबह के 10 बजे कोई न्यूज़ चलाई जाती है। यहाँ पर सुबह के 10 बजे अगर कोई न्यूज़ चलाई जाती है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, समाचार चलाए जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा वो समाचार कितने में दिखाए जाएंगे, तो यह जो है ध्यान रखिएगा ग्रीनविच रेखा से इधर कितना समय आगे है, 60 डिग्री समय आगे। कितना, 60 डिग्री समय आगे है। तो 60 डिग्री और 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 0 6 चौक 24, 240 मिनट डिवाइड बाई 60, 6 चौक 24, 4 घंटे का समय आ गया। कितने घंटे निकल के आ गया, 4 घंटे। यानी क्योंकि यहाँ पे क्या, जीएमटी लाइन से जब कोई चीज इधर जाएगी तो समय में वृद्धि होगी। कितने आई है, 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब 4 घंटे। यहाँ पर ये कितने बजे दिखाई दे रहे हैं, सुबह 10 बजे। तो यही चीज यहाँ पे कितने बजे दिखाई देगी, दोपहर 2 बजे, क्योंकि 10 में अगर 4 घंटे जोड़ देंगे तो 11, 12, 1 और 2, इस तरीके से टाइम में वृद्धि होती है। इस तरीके से टाइम में क्या होती है, वृद्धि होती है। और ऐसे आप समय निकालना भी सीख सकते हैं। इससे आप क्या सीख सकते हैं, समय निकालना भी आप वहां पर सीख सकते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब जैसे उल्टा अगर कर दें कि यहाँ पर बी में अगर हम देखें कि यहाँ पर भैया सुबह के 10 बजे अगर कोई समाचार चलाए जा रहे हैं सुबह के 10 बजे, तो वहां पर वो चीज कितना होगा, तो इतना ही 4 घंटे, क्योंकि यहाँ देशांतर रेखा तक तो सेम है 75 डिग्री, यहाँ से कितना जाएंगे हम, 75 डिग्री तक जाएंगे। तो 75 डिग्री तक जाएंगे तो 75 डिग्री मल्टीप्लाई 4, 5 चौके 20, 2 7 चौक 28 और 2 30, 300 मिनट, 60 से डिवाइड कर दो 0, 6 पंजे 30,
तो 5 घंटे निकल के आगे कितना, 5 घंटे निकल के आगे कि नहीं आगे। तो यहां 10 से जब इस ग्रीनविच रेखा से उधर जाएंगे तो समय घटेगा। क्या लिखा था, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय में कमी आएगी। कितने समय में कमी आएगी, 5 घंटे। तो जो चीज यहाँ पे सुबह के 10 बजे दिखाई दे रही है, वह चीज अगर हम बात करेंगे, वह चीज यहाँ पे कितने बजे दिखाई देगी, तो वह चीज यहाँ पे सुबह के 5 बजे दिखाई देगी। कितनी दिखाएगी, सुबह के 5 बजे। कोई डाउट तो नहीं आपको यहाँ पे, अब अच्छे से समझ में आ गया। तो देशांतर रेखाओं में जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है हमारी, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, कोई भी चीज अगर इसके पूर्व की तरफ आएगी तो उसमें समय में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज अगर इसके पश्चिम में जाएगी तो समय में कमी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जैसे आप लोग एक समय का बताइए। चलिए मैं आपसे 1-2 सवाल पूछ लेता हूं, हालांकि शायद मैंने आगे सवाल लिखे होंगे बट फिर मैं पूछ लेता हूं। मान लेता हूं मैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि दो देश ए और बी, दो देश ए और बी जिनकी जो समय रेखा है, समय रेखा जानते हैं ना, जिससे पूरे देश का समय का मापन किया जाता है। दो देश हैं, चाहे सवाल मैं आगे आपको कराऊंगा, अभी आप सवाल कर नहीं पाओगे, है ना। अभी आप थोड़ा सा इतना समझो वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप केवल इतना समझो, है ना, ठीक है। 75 और 60 को फिर से समझाइए। संजू जी ये मैंने केवल एक एग्जांपल ले लिए, आप 60 की जगह कुछ और एग्जांपल ले लीजिए, 75 की जगह कुछ और एग्जांपल दे दिए। मैंने तो बताया हूं कि 0 डिग्री से जब आप पूर्व की तरफ आओगे तो समय में वृद्धि होगी और पश्चिम की तरफ जाओगे तो समय में कमी होगी। आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये हमने आपको अब यहां पर बताया था कि भाई ग्रीनविच से टाइम इंक्रीज ऑन मूविंग ईस्ट फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन एंड डिक्रीज ऑन मूविंग वेस्ट। अगर पश्चिम की तरफ जाओगे तो समय घटेगा और पूर्व की तरफ जाओगे तो समय बढ़ेगा। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, आपको पता है 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है, तो वही बात है 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। 1 घंटे बराबर 360 बट्टे 24 और 1 घंटे में 60 मिनट बट्टे 0, 0 से 0 उड़ा दो, 6 से 6 उड़ा दो, 6 से 1 उड़ा दो, और क्या बच गया, कहाँ गड़बड़ी होगी, नहीं ये तो नहीं कर सकते ना। तो 6 × 36 और 6 × 24, 6 से 6 को उड़ा दो तो 1 डिग्री बराबर हो गया 4 मिनट। हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे ऐसे समय निकालना मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। चलिए सर, कितना इंक्रीज और डिक्रीज करता है, जितने डिग्री वहां की देशांतर रेखा होगी, जितने डिग्री कोई चीज चलेगी, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। अब आप देख लीजिए जितने डिग्री कहीं पर आना जाना हो, समझ में आ रहा है। चलो यहां पर ये पॉइंट नोट कर लो, फिर हम आगे बात करेंगे। यहां पर ये पॉइंट नोट कर लो, फिर हम आगे बात करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। सर धुरी पर जो घूमती है वो घूर्णन होता है ना, हाँ जी बिल्कुल घूर्णन होता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे संजू कुमारी जी। पहले इतना ही पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अब जैसे भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। द स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड। हर एक देश की मानक समय रेखा होती है, याद रख लीजिएगा, हर एक देश की मानक समय रेखा होती है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत की मानक समय रेखा कितनी है, तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो हो जाएगी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी पूर्वी देशांतर। तो भारत की मानक समय रेखा हो जाएगी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या हो जाएगी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का समय लंदन से 5.5 घंटा आगे है। भारत का समय क्या हो जाएगा भैया, भारत का समय लंदन से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे। अब आप कहोगे सर भारत का समय लंदन से 5.5 घंटा आगे क्यों है, ये भी प्रूव करके बता देंगे। कितनी है, 82.5 डिग्री है ना, तो 82.5 डिग्री में आधे डिग्री को तो हटा दो, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो मैंने आपको 4 मिनट, तो आधा डिग्री का होना 2 मिनट, तो 2 मिनट तो अलग लिख देते हैं, बचा 82 डिग्री। 82 डिग्री में आवाज कहां से आ रही है, 82 डिग्री में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 328 मिनट हो गए। और ऊपर 2 मिनट आधे के थे, कितने हो गए, 330 मिनट हो गए।
और मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0, 6 30 और आधा तो हो गया ना 5.5 घंटा आगे। कितना आगे हो गया? 5.5 घंटा आगे। ठीक है, ओके, शुक्रिया संजू कुमारी जी। समझ में आ गया कि क्यों आखिरकार भारत का समय लंदन से 5.5 घंटा आगे है। अब यहां विश्व में भारत की समय रेखा कितनी? 82.5 डिग्री। भाई अगर मान लेते 82.5 डिग्री रेखा यहां से जा रही है, भाई इससे पहले मान लेते कोई 70 डिग्री रेखा हो तो 70 डिग्री मल्टीप्लाई 4, टाइम निकाल लो, वह इस 0 डिग्री से 0 डिग्री पे तो लंदन से उतना ही आगे होगी। अब ये तो आप अपने हिसाब से निकाल लोगे। ठीक है, आगे, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों पर तो न्यूनतम होती है तथा विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है, यह इसकी क्वालिटी होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइंस इज मिनिमम। द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइंस लिख लीजिएगा। लॉन्गिट्यूड लाइंस इज मिनिमम एट द पोल्स एंड मैक्सिमम एट द इक्वेटर। ध्रुवों पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? कम होती है। और विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है। अब ये भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। कैसे आपको प्रूव करना पड़ेगा? एक नया चित्र बना के आपको प्रूव कर देता हूं यहाँ पे। जैसे कि ये पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? साउथ पोल, बीच में क्या? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ये इसको ऐसे करके तो मिलाती है ना, बोलो हाँ कि ना, इतना तो आप समझ गए होंगे ना। ऐसे करके हम लोग जो है इन रेखाओं को मिलाते हैं। अब इन रेखाओं को मिलाते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मान लें ए यह रेखा है और ए बी यह रेखा है, बीच में से क्या जाती है? 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा। अगर देखोगे इस रेखा और इस रेखा के यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास यहाँ पर बीच की दूरी कितनी? इतनी है। लेकिन अगर यही रेखा ऐसे ऊपर जाएगी और यही रेखा ऐसे ऊपर ध्रुवों की तरफ जाओगी तो यहाँ पर क्या देखोगे? दोनों रेखा एक दूसरे में मिल गई ना, मतलब दूरी कितनी हो जाएगी इनके पीछे? दूरी न्यूनतम, मिनिमम हो जाएगी एकदम। और यहीं पर दूरी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहीं पर दूरी, तो यहीं पर दूरी हो जाएगी अधिकतम हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। यहीं पर दूरी क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी, और यहीं पर दूरी क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये दूरी क्या हो जाएगी? अधिकतम, और ये दूरी क्या हो जाएगी? न्यूनतम। क्लियर है? इक्वेटर पर ज्यादा होगी, बिल्कुल सही है सुषमा पांडे, ध्रुवों पे कम होगी। लेकिन जब हमने आपको पढ़ाया था अक्षांश रेखाओं के बारे में, इन अक्षांश रेखाओं के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सदैव क्या होती है भैया? समान होती है। ठीक है सर, कितनी दूरी होती है? सुषमा जी, भूमध्य रेखा पे तो अधिकतम होती है, ध्रुवों पे कैसी होती है? कम होती है। तो अब एग्जैक्ट तो कहीं हो नहीं सकती ना, तो इसलिए औसत दूरी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस 111.33 किलोमीटर, 111.33 किलोमीटर मान लेते हैं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? 111 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? बोलो सर, गोरे किसे कहते हैं? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। गोरे नामक एक वैज्ञानिक था जिसने इसको मापा था, इसलिए इसको गोरे कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई? आगे चलेंगे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस इज कॉल्ड गोरे। गोरे नामक एक वैज्ञानिक था जिसने इसको मापा था। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व की तरफ तिथि घट जाती है, ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से
पूर्व की तरफ तिथि घट जाती है, जबकि पश्चिम की तरफ तिथि क्या हो जाएगी भैया, बढ़ जाती है। याद रख लीजिएगा, बस यहाँ पे तिथि है, वहां समय पूर्व की तरफ बढ़ रहा था, यहाँ डेट पूर्व की तरफ कम हो रही है, वहां पश्चिम की तरफ समय कम हो रहा था, यहाँ पश्चिम की तरफ डेट बढ़ जाएगी। याद रख लीजिएगा, इंग्लिश में भी द डेट डिक्रीज टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन एंड द डेट इंक्रीज टूवर्ड्स दी वेस्ट। अब इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, जो 180 डिग्री रेखा, यानी यहां पर इस रेखा में, इस रेखा के बीच में अगर हम बात करेंगे, यहां पे सब कुछ हट गया, चलो कोई बात नहीं, एक एक करके हटा देंगे सब कुछ हम अरे चलो ठीक है। अब जैसे ध्यान रखना, तो हमने अब आपसे क्या कहा, यहाँ पे जो हम आपको पढ़ा रहे थे कि ये जो रेखा है, यह रेखा, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, यह रेखा क्या है, 0 डिग्री रेखा है। तो अब ये तो 2D फिगर है ना, बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है, जब आप 3 डायमेंशनल में कोई चीज गोल देखोगे तो यही पीछे जाकर के भी तो एक ऐसी होगी। तो जो रेखा 0 डिग्री रेखा है ना, वही रेखा 180 डिग्री रेखा भी है, अलग अलग नहीं है। जो 0 डिग्री है, 0 से शुरू होकर के जो राउंड में, वही 180 डिग्री रेखा है। क्लियर है, उसी को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अच्छा, क्योंकि देशांतर रेखाओं का काम क्या है, देशांतर रेखाओं का काम है समय को निकालना, समय का निर्धारण करना। अब जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, उस रेखा से मुख्य रूप से समय का मापन किया जाएगा। तो वो अलग अलग देशों को अलग अलग रूप में डिवाइड कर रही थी, मतलब एक देश को बीच में से काट रही थी। मान लेते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा, मान लेते हैं कि ऐसे मान लें ये देश है यहाँ पे, ऐसे कोई, अब 180 डिग्री देशांतर रेखा ऐसे जाएगी, तो इसका मतलब इसके इस साइड में समय और तारीख अलग होगी, इस साइड में समय और तारीख अलग होगी एक ही देश में। तो बनाने वालों ने थोड़ा दिमाग दिया कि यार अब क्या करें, तो एक काम करते हैं, बोलो जी, बोले काम कर देते हैं कि इस 180 डिग्री देशांतर रेखा को ऐसे थोड़ा बेल्ट कर देते हैं, बेंड कर देते हैं, मोड़ देते हैं। क्यों मोड़ देते हैं, कि कम से कम एटलीस्ट इस पूरे देश में तो एक ही समय रहेगा, एटलीस्ट इस पूरे देश में तो एक ही समय रहेगा। इसलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 जगह से मोड़ा गया है। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज बेंट 8 प्लेसेस। कितनी जगह से मोड़ा गया है, 8 जगह से मोड़ा गया, याद रख लीजिएगा। कितनी जगह से मोड़ा गया है, 8 जगह से उसको मोड़ा गया है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कितनी जगह से मोड़ा गया है, तो इसको 8 जगह से मोड़ा गया है, याद रख लीजिएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया? नहीं, रियल में नहीं होता चिरंजीव, ये सब काल्पनिक रेखाएं, दीज आर ऑल इमेजिनरी लाइन्स, ये सभी काल्पनिक रेखाएं, ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है एक बात? सर व्हाई द डेट डिक्रीज टुवर्ड ईस्ट? देखिए तारीख, अब ये तो पूरा फिर कॉन्सेप्ट डिटेल का हो जाएगा, इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा याद कर लीजिए, तारीख बढ़ती है उधर समय घटता बढ़ता है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पूरा खोलना पड़ेगा, आपकी समझ से बाहर चला जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं बताने में। ठीक है, चलो, हर किसी चीज का कारण तो आप समझ नहीं सकते। अच्छा, अब भारत का समय रेखा क्या थी, तो हमने आपको यहां पर बताया था ना कि भारत की जो मानक समय रेखा थी वो थी 82.5 डिग्री। अब ये भारत में कहां कहां से गुजरती, ध्यान रखेगा, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन पासेस थ्रू 5 स्टेट ऑफ इंडिया। 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से गुजरती है। अब 82.5 डिग्री रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नजदीक, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नजदीक एक स्थान है नैनी। कौन सा स्थान है? नैनी, वहां से गुजरती है।
कभी कभी इलाहाबाद के नजदीक ही ऑप्शन में होता है मिर्जापुर, तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नजदीक या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के नजदीक नैनी नामक स्थान से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, पंकज कुमार झा जी, हमारी ये भैया चौथी पांचवी क्लास है, आप देख लेंगे ऊपर टाइटल में नाम डला हुआ है। इससे पहले कुछ रेखाएं, कुछ क्लासेस थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, आप जैसे मतलब आपकी इसी क्लास में कुछ ऐसे नमूने थे जिनकी वजह से क्लासेस थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। फिलहाल अब कुछ बिल्कुल क्लियर है, हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, आप में से किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा सीधी नहीं है क्या? बिल्कुल सीधी है जी, बिल्कुल सीधी है। आप देखिए, ये आपका भारत है, ये आपका भारत है। अब जब ये आपका भारत है तो ये रेखा यहां से ऐसे गुजरती है, तो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश टच करता है, थोड़ा सा यहाँ पे हिस्सा मध्य प्रदेश का टच करता है, इधर हिस्सा उड़ीसा का टच करता है, इधर हिस्सा थोड़ा छत्तीसगढ़ का टच करता है, इधर हिस्सा आंध्र प्रदेश का टच करता है, इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर है? बताओ। चलिए, तो अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं को लेकर के आप पूरा पढ़ चुके हैं। अब आपको लेकर के यहां तक ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं को लेकर पूरा मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब इस टॉपिक से आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो आपका टॉपिक था, जिस टॉपिक का नाम था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस, हिंदी में कहेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा, अक्षांश और देशांतर रेखा, इन दोनों को हम आपको, इस टॉपिक को कंप्लीट हो चुका है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्लियर है? इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इससे बनने वाले और भी बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप सर, कामना झा जी धन्यवाद। बस आप लोग कैसे भी पढ़ जाएं, ठीक है, वरना बहुत से बच्चों ने तो परेशान कर दिया है। आप ही की क्लास से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एकदम मोल कर करके हालत खराब कर दी, बोले अनुपम सर बेकार पढ़ा रहे हैं, अनुपम सर बेकार पढ़ा रहे हैं। कोई कह रहा है हमें ब्लॉक कर दिया, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन सब अपनी कमी नहीं बता रहे कि हमने परेशान कर दिया अनुपम सर को। ठीक है सर, प्रैक्टिस सेशन ही लीजिए। प्रियंका कश्यप जी, डट जाओ मेरी बहन, करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाता हूं थ्योरी के बाद, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। अब हम आगे बात करें। पेशेंस नहीं, आप लोगों के अंदर बड़ी समस्या गंभीर है। पता है कि आंसर क्वेश्चन सब करवाऊंगा, लेकिन नहीं। चलिए, अब कुछ प्रश्नों के जवाब दीजिए, इनसे आपका अंदाजा हो जाएगा कि आपके लेवल का मामला क्या है। अब यहाँ पर आप कुछ प्रश्नों के जवाब देंगे, ये आपके लिए प्रश्न है, बताओ। ये वाला मार्कर कर दे रहा हूं। ठीक है, प्रभात चंद्र झा करें सर, आज तक मेरा भी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी और एससीईआरटी को लेकर क्लियर नहीं हुआ है। कुछ ही दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी का मतलब जो नेशनल राष्ट्रीय लेवल की किताबें सभी राज्यों में वैलिड है। एससीईआरटी का मतलब स्पेशली एक राज्य की किताब होती हैं। दोनों किताबों को आप देखो, दोनों किताबें एक ही होती हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है कंसेप्ट को लेकर के, बस कुछ खास नहीं। जो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों का पढ़ा रहा हूँ। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विषुवत व्रत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। विषुवत व्रत यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा।
विषुवत व्रत 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, सही बात है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, कविता कुमारी कह रहे एमसीक्यू क्वेश्चन दीजिए। कविता जी ये क्या है? ये आपको थ्योरी नजर आ रही है? चश्मा उस्मा टेस्ट कराएं अपना थोड़ा। दूसरा, विषुवत व्रत से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है, ये थोड़ा सा सही है, घटता तो जाता ही है। विषुवत व्रत से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। तो विषुवत व्रत से उत्तर की जो कोणीय दूरी होती है, कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं? नहीं, कोणीय दूरी को मैंने क्या बताया था? तो कोणीय दूरी को हम कहते हैं अक्षांश कहते हैं। कोणीय दूरी को क्या कहते हैं भैया? अक्षांश कहते हैं। प्रीति कुमारी ऑल जवाब दे दिया। ये सारे के सारे तुम लोग ना महान आदमी हो। यहाँ कौन पढ़ेगा जी? कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं, लिख रहा है आपको, देशांतर नहीं कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, बताया था। तो कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो तीसरा कथन तो सत्य हो ही नहीं सकता, पहला और दूसरा कथन सत्य होगा। अब 20 में मेरी गलती है, अब 20 में मेरी गलती है सवाल में, पढ़ाने के बावजूद भी आप सवाल का उत्तर गलत कर रहे हैं। ये तो बताओ कि हाँ सर ये बात है, पढ़ाने के बावजूद भी आप सवाल का उत्तर गलत कर रहे हो। अरे एक ही क्वेश्चन है ना, अच्छा चलो क्लियर है, समझ में आगे कि नहीं आगे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे सवाल का जरा जवाब दो, दूसरे सवाल का जवाब दो। कमेंट करते रहे ना मास्टर को लेकर के, अपने आप से कुछ मत पूछना हम कितना पढ़ रहे हैं, मास्टर में 100 कमी निकालते रहना। मैं उन मास्टरों में से नहीं हूं जो बच्चों की हाँ में हाँ मिलाते रहे, मुझसे नहीं हाँ में हाँ मिलाई जाती, क्योंकि मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूं। और जब बच्चा आप आप बड़े हैं उम्र में चाहे छोटे हैं, स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है। अब ऐसे में अगर आप कमी करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ जी पढ़ो बस। अब आप लोग फालतू की कमेंट करोगे तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूंगा? मैं हमेशा कहता हूँ जी रहने दो, नहीं पढ़ो, आपकी एक विशेष उम्र है, आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ यहाँ मिलाने से काम थोड़ी ना चलेगा जी। विपुल अग्निवंशी जी ए जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग सी जवाब दे रहे हैं, बाकी सभी का तो सी जवाब है, लेकिन विपुल अग्निवंशी जी और जो ए जवाब दे रहे हैं इनका मुझे थोड़ा सा डाउट में मामला लग रहा है। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा अनीता कुमारी जी बी जवाब दे रही हैं, उनका भी डाउट में लग रहा है, बाकी तो सी जवाब दे रहे हैं। चलो देख लेते हैं। कह रहा है कर्क रेखा की स्थिति, तो कर्क रेखा की स्थिति क्या हो जाएगी? 23.5 डिग्री उत्तर में हो जाएगी। इसका मतलब ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मकर रेखा की स्थिति क्या हो जाएगी? 23.5 डिग्री दक्षिण में हो जाएगी। बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उत्तर ध्रुव व्रत क्या हो जाएगा? तो 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? 4। दक्षिण ध्रुव व्रत क्या हो जाएगा? 66.5 डिग्री दक्षिण में हो जाएगा। तो डी का क्या हो जाएगा? 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1, सी जवाब दे रखा है। 2 3 4 1 यहाँ पे सी जवाब दे रखा है। अब यहाँ पे जिनके गलत आए थे एक बार उनके देख लेता हूँ भैया मैं, कौन कौन थे। अब तो कमेंट भी शो नहीं हो रहे यहाँ। ए जवाब विपुल अग्निवंशी जी का ए जवाब आ रहा था, और यहाँ पे अनीता कुमारी जी का बी जवाब आ रहा था। विपुल और अनीता, अब वास्तविक नाम क्या होते हैं वो तो आप जानते होंगे। अनीता ने बी जवाब दिया था, विपुल ने ए जवाब दिया था। अब ये बताइए विपुल भाई और अनीता जी, आपको इस सवाल में क्या दिक्कत थी, क्या समस्या आ रही थी इसमें, जरा बताइए। इस सवाल में क्या दिक्कत थी ये बताना। इतना बढ़िया सवाल, पेपर में आने लायक सवाल, पढ़ाने के बावजूद भी आपने गलत उत्तर दे दिया। क्या दिक्कत आ रही थी जरा ये तो बताइए कि हाँ सर इन्होंने ए जवाब दिया, इसका मतलब 1 2 3 4, बहुत बढ़िया जी। विपुल तो बहुत अच्छे उम्दा किस्म के व्यक्ति हैं। इन्होंने बी जवाब दिया 2 4 3 1, 2 का मतलब ए का 2 सही है। बी का इन्होंने 4 मिला दिया, मकर रेखा को 66.5 डिग्री उत्तर बता दिया। देख रहे हो जी, ये हालत है। और बच्चे क्या कहेंगे कि साहब हमने अड्डा से, अड्डा 24/7 ये मोबाइल ऐप था, इससे हमने 1500 रुपये का कोर्स लिया था, और उसके टीचर 1 नंबर के बकवास टीचर हैं, कुछ नहीं पढ़ाया, पेपर में फेल हो गए।
लेकिन ये नहीं देखेंगे कि अनुपम सर पढ़ाते पढ़ाते उनका सर दर्द हो गया, हमने रत्ती भर पढ़ा ही नहीं, हमने रत्ती भर पढ़ा ही नहीं। सर सीटेट में जैसे पढ़ाते थे मस्ती में वैसे पढ़ाइए ना। यहाँ पे बहुत गुस्सा हो रहे हैं रितु जायसवाल जी, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, यहाँ के बच्चे महान हैं, यहाँ के बच्चे महान हैं। ये दिक्कत है, सीटेट वाले बच्चे अपने बहुत बढ़िया होते हैं, कम से कम चुपचाप पढ़ते तो हैं। अब चलो इस सवाल का जवाब दो। सवाल नहीं आ रहा है तो कम से कम एक बार सवाल को हमें पढ़ना चाहिए। बोले मामला साहब ये है, आपको मेरी ये गुस्सा, मेरा ये डांटना, मेरा ये बोलना ही याद आएगा। इस वक्त आप मान के चलिए कि इस वक्त आप बिल्कुल छोटे स्टूडेंट हैं। अब आपकी वास्तविक उम्र से यहाँ कोई मतलब नहीं। आप लोग 1 से 5 तक, 9 से 10वीं तक तैयारी कर रहे हो, आपको पेपर पास करना है। तो पेपर पास करने के लिए आपको एक ऐसे मास्टर की जरूरत है जो आपको बोले, जो आपकी गलती पर आपको बोले, जो थोड़ा गुस्सा भी करे। मस्ती से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पेपर पास करना है। अगर आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाला टीचर आपको मिल गया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा जी। क्योंकि हम मास्टर हैं, हमें पता है कि पेपर में क्या आएगा, कैसे उसको टैकल करना है। और एक फ्रेशर बालक, आप में से बहुत सारी हाउसवाइफ, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं या कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, घर में काम है, हाउसवाइफ है आप में से बहुत ज्यादा, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो आपको मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। कुछ लोग डी जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग ए जवाब दे रहे हैं। ओके, सोच लिया ना। चलो अब यहां पे देखेंगे उत्तर को क्या कह रहा है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा, देखो ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा नॉर्थ में है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, ऐसे ये 23.5 डिग्री साउथ में है, ये 66.5 डिग्री साउथ में है। अब इनमें अगर हम बात करेंगे तो 0 से 23.5 डिग्री का ये जो क्षेत्र होता है इसको हम क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को याद रख लीजिएगा, इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। मैंने कराया नहीं लेकिन याद रख लो, 0 से 23.5 डिग्री का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, याद रख लीजिएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। वहीं अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, जो 66.5 से जो ध्रुवों की तरफ जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको हम बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। इसका मतलब, अब यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेंगे? कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। आपको पता है कि ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा, इसके बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंध कहलाएगा। पहला गलत हो जाएगा। कर्क रेखा विषुवत के वृत्त के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। नहीं भैया, इसको उष्ण कटिबंध कहेंगे। दक्षिण ध्रुव व्रत यानी 66.5 डिग्री साउथ, दक्षिण ध्रुव के बीच, दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव ये वाला 90 डिग्री के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। नहीं जी, क्या कहलाता है? शीत कटिबंध कहलाता है। इसका मतलब तीसरा भी गलत, इसका मतलब दूसरा भी गलत, उपरोक्त सभी गलत हैं। कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? तो डी, कोई भी इनमें से सुमेलित नहीं है, कोई भी इनमें से सुमेलित नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो उष्ण कटिबंधीय को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय को बोलते हैं ट्रॉपिकल। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल। शीतोष्ण कटिबंधीय को ऐसी बोलते हैं ना, और शीत कटिबंध को बोलते हैं फ्रिंज जोन। ठीक है, चलिए कविता कुमारी करें सर, फिर से बताइए ना। फिर से कैसे बता दें जी? फिर से नहीं बता सकती, फिर से नहीं बता सकते साहब। क्लियर है? एक बार पढ़ लो फटाफट से।
ठीक है, क्लियर है। चलो समझ गए, आगे बात करेंगे। कविता कुमारी जी थोड़ा समझिए, पढ़िए। कौन पूछ रहे थे कि एक बार दोबारा बताएंगे जी? कभी एक कविता है, एक कविता जी हैं। कविता कुमारी जी थोड़ा समझें, थोड़ा एक बार समझें, ठीक है। चले, और सारे प्रश्न इंग्लिश में भी है, कोई कोई हिंदी में हो जाता है जी। थोड़ा तो दया करिए जी, इतना हिंदी तो आना चाहिए ना। सर फर्स्ट टाइम मुझे ज्योग्राफी क्लास आज समझ में आए, आप ही को समझ में आ रहा, बाकी नहीं आ रहे। बीपीएससी वाले क्वेश्चन लग रहे हैं। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चलो अब चौथे सवाल का जवाब दो। कह रहा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। सही बात है भाई, ऐसे करके जो जाते हैं, यहाँ 0 डिग्री विषुवत वृत्त है, तो ये जो ऐसे करके जितने भी समानांतर हैं सब अक्षांश वृत्त तो कहलाते हैं जी। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है, बिल्कुल रहता है अक्षांश रेखाओं का आकार। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन सत्य हैं। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा भाई। अरे माफ करिएगा दोस्तों, मेरी गलती है, सी नहीं होगा, गलत कह रहे हैं यार। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख लिया करो। मैंने सी दे दिया तो सी इज राइट, सी इज राइट, सी नहीं होगा। थोड़ा अपने आप पे कॉन्फिडेंस करें, अपनी योग्यता पे। मास्टर भी गलत हो सकता है, मैंने नहीं पढ़ा है। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार की बात कर रहा है, मुझे लगा बीच की दूरी की बात कर रहा था। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी तो एक समान रहती है, लेकिन यहाँ पे आकार की बात कर रहा है। जब ऐसे करके होता है, ये अक्षांश रेखा है, जब ऐसे अक्षांश रेखा ऊपर जाती है ये तो छोटी होती जाती है। क्या होती जाती है? छोटी होती जाती है। तो सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है, ये बात गलत है, एक समान नहीं रहता है। तो दूसरा गलत है, केवल पहला सही हो जाएगा। जिनका ए दिया है वो सही है। सर मुझे लग रहा था ए ही होगा, तभी तो कह रहा हूं मास्टर भी गलत हो सकता है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आप लोगों को मेरी बात का विश्वास करें। मैं उस टाइप का मास्टर नहीं हूं जो ये दिखाने की कोशिश करें कि नहीं मैं मास्टर हूं, मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हूं। नहीं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं पढ़ने में गलती मास्टर से भी हो सकती है, इसलिए आप मास्टर से सीखिए। क्योंकि आप खुद मास्टर बनने जा रहे हैं, खुद आप सरकारी टीचर बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए अपने अंदर एक विवेक पैदा करिए, एक तर्क पैदा करिए। ये बच्चों वाले कमेंट नहीं, सब्जेक्ट को सीखिए। जब भी कोई चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है, जैसे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी थ्योरी समझ में नहीं आ रही, तो ये सोच के देखिए कि अगर मैं एक टीचर हूं, मुझे अगर किसी को पढ़ाना है तो मैं कैसे इस चीज को सीखूंगी या सीखूंगा। तो आप लोग कैसे इस चीज को सीखोगे कि आप किसी दूसरे को टीच कर पाओगे, दूसरे को पढ़ा पाओगे। तो ये गट्स पैदा करिए अपने अंदर ये सोच लीजिए कि अनुपम भारद्वाज सर शाम को 6 से 7 ज्योग्राफी हमको पढ़ा रहे हैं, तो ये ज्योग्राफी इनसे पढ़ करके हमें किसी दूसरे को पढ़ानी है। इस अप्रोच से पढ़ेंगे तो आपको चीज याद हो जाएंगी, लेकिन आप वो अप्रोच से पढ़ ही नहीं रहे। ठीक है, चलिए अगले सवाल का जवाब दीजिए, 5वें सवाल का जवाब दीजिए। चलिए कह रहा है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? देशांतरीय यामोत्तर रेखा या देशांतर रेखाएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सही है। अधिकांश विद्यार्थियों का बिल्कुल बी यहां पर सवाल सही है। अगले सवाल का जवाब दीजिए, 6वें प्रश्न का जवाब दीजिए। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है द बेसिस
फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ प्लेस। तो समय किससे निकालते हैं? अस्वच्छांश रेखा से, प्रमुख यामोत्तर से, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से, विषुवत रेखा से। तो हमने आपको क्या बताया था भैया? देखो अभी भी गलत जवाब। हमने आपको क्या बताया था? समय हमेशा किससे निकालेंगे? प्रमुख यामोत्तर रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तो उसके ऊपर है, लेकिन समय का मापन किससे किया था? 0 डिग्री, जिसको प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं। 20 का उत्तर हो जाएगा। अगले और सवाल का जवाब दीजिए। 7वें प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए 7वें प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को ठीक है। तो प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान दो भागों में, पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। जैसे पृथ्वी है, बीच का जो हिस्सा होता है तो ये क्या हो जाता है? पूर्वी गोलार्ध। ये क्या हो जाता है? पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है। याद रख लीजिएगा। 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। सही बात है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही उत्तर हो जाएगा। सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रख लीजिएगा। अभी भी कुछ लोग भी जवाब दे रहे हैं। चलो इस हिंदी में ज्यादा, इंग्लिश में कर लेंगे, कोई बात नहीं। आगे जवाब दीजिए। चलो इस छोटे सवाल का जवाब दो। 9वें सवाल का जवाब दो। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक्स टू रोटेट 1 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस? 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो हमने बताया था 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? ग्रीनविच के कहां पर है? पूर्व में। इसका मतलब बढ़ेगा। 20 डिग्री, तो 20 डिग्री 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, और 20 डिग्री बराबर 20 चौके 80, 80 मिनट, और 1 घंटे में 60 मिनट। इतना 1 घंटा 20 मिनट। क्या उत्तर हो जाएगा? 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन होनी चाहिए एकदम फास्ट। ये फास्ट कैलकुलेशन है, एक बार होनी चाहिए। भारत के किस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? तो भारत का मानक समय कौन सा होता है बताओ? 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पश्चिमी, 81 डिग्री पूर्वी, 83 डिग्री पश्चिमी। तो आपको पता जो भारत का मानक समय वो क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी, यानी ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वी तो है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे? हाउ मच इज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया अहेड ऑफ बिहाइंड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच? भारत पूर्व में, तो पीछे तो होगा नहीं, आगे ही होगा। कितना आगे होगा? 5.5 घंटा आगे। ए सवाल हो जाएगा। चलो तो ये भैया आपका यहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हुआ। इसके प्रश्न भी मैंने आपको करा दिए। बढ़िया से पढ़िए भैया, मस्ती तरह के साथ में। थोड़ा सा खुद से कोशिश करिए, अपने अंदर एक भाव लेकर के आइए पढ़ने वाला। मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे आप में से ऐसे हैं जो पढ़ाई छोड़े हुए हैं, अब नहीं उस लाइन पे आ जाता, लेकिन कोशिश करिए, नौकरी सरकारी तभी आपको मिलेगी। क्लास अच्छी लगी हो तो फीडबैक में एक बार लिख के जाना, स्टार 5 स्टार रेटिंग दे के जाना क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि वैसे आप कमेंट करते नहीं हो, फिर भी आज कमेंट करके जाना। चलो आगे बात करेंगे, तो कल मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।